टेक्निक्स एंड सेटिंग्स। जब हम रिसर्च करते हैं ना तो उसके लिए आपके पास डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं जिसके थ्रू या जिनको सामने रखते हुए या जिनको यूज़ करते हो आप क्या करते हो, रिसर्च करते हो। सेवरल अप्रोचेस कैन बी यूज टू इन्वेस्टिगेट रिसर्च क्वेश्चंस एंड हाइपोथेसिस। द चॉइस ऑफ द अप्रोप्रिएट रिसर्च मेथड डिपेंड्स ऑन द सेवरल क्राइटेरिया। बहुत से ये क्राइटेरिया पर डिपेंड करता है, वो जब आप प्रॉब्लम आप या रिसर्च कर रहे होते हैं ना उस पर वो उसी में क्राइटेरिया आपको मिलेगा कि आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है या कौन सा टेक्निक यूज़ करनी है। अच्छा, इन जनरल द फॉलोइंग मेथड्स आर ऑफन अप्लाइड इन इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। जो ये मेथड्स दिए गए हैं वो कहता है आमतौर पर यही यूज़ किए जाते हैं इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के अंदर। सबसे पहला मेथड हमारे पास लेबॉरेटरी एक्सपेरिमेंट है, फिर फील्ड एक्सपेरिमेंट है, फील्ड स्टडीज़ है, क्वेश्चनायर्स हैं, इंटरव्यूज़ हैं, ऑब्जर्वेशन है, एनालाइजिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बाद केस स्टडीज़ हैं, एक्शन रिसर्च है। ये मेथड्स हैं, इनको यूज़ करते हैं हम रिसर्च कर रहे होते हैं। सबसे पहला मेथड है लेबॉरेटरी एक्सपेरिमेंट। इसको देख लेते हैं ये क्या होता है। लेबॉरेटरी एक्सपेरिमेंट हमने ऊपर भी बात की कि आप लेबॉरेटरी के अंदर कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर जो रिसर्च कर रहे होते हैं दैट इज़ लेबॉरेटरी एक्सपेरिमेंट। लेबॉरेटरी एक्सपेरिमेंट इज़ कंडक्टेड अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस इन अ लेबॉरेटरी, यानी कि हर तरह की जो कंडीशंस है आपने कंट्रोल की होती है। आपको पता होता है कि अगर आपने टेम्परेचर देखना है तो टेम्परेचर कितना रखना है, आपने शोर को कंट्रोल करना है, नॉइस होने देना या नहीं होने देना, आपके आसपास कोई चीज़ आपने रखनी है या नहीं रखनी, यानी कि हर चीज़ आपके कंट्रोल में होती है, दैट इज़ लेबॉरेटरी एक्सपेरिमेंट। The independent variable can be fully controlled and influenced by the experimenter in this situation to study their effect on the dependent variable। जो independent variable होता है वो total control में होता है एक्सपेरिमेंटर के, और उसको मैनिपुलेट करके वो क्या कर रहा होता है, चेक कर रहा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल पर उसका असर, कि हाउ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट आवर डिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद है जब लेबॉरेटरी इन्वायरमेंट लार्जली रिड्यूसेस द कंफाउंडिंग इफेक्ट्स ऑफ द अदर वेरिएबल्स। इसके अलावा जो लेबॉरेटरी एक्सपेरिमेंट का एक और फायदा होता है कि आप जो कंफाउंडिंग इफेक्ट्स होते हैं ना, या कंफाउंडिंग वेरिएबल्स होते हैं या एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होते हैं, उनको आप कंट्रोल कर लेते हो। अब ये कंफाउंडिंग वेरिएबल्स कौन से होते हैं या इफेक्ट्स कौन से होते हैं? कंफाउंडिंग वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो आपके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, ऐसे वेरिएबल्स जो कि आपके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा होते हैं, जो कि आपकी स्टडी को मुतासिर कर सकते हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप लेबॉरेटरी के अंदर रिसर्च कर रहे हैं, लेबॉरेटरी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अच्छा, वन डिसएडवांटेज इज दैट दिस सिचुएशन इज वेरी आर्टिफिशियल एंड बियर्स लिटिल रिजेम्बलेंस टू रियलिटी। अब इसका इशू ये होता है कि जब हम लेबॉरेटरी के अंदर यानी कि खुद डिज़ाइन करके चीज़ों को कंट्रोल करके चीज़ों को रिसर्च कर रहे होते हैं ना, या एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, तो वो आर्टिफिशियल हो जाता है। वो जो रियलिटी होती है ना, या रियल कंडीशन या सिचुएशन होती है, उससे कोई ज़्यादा मिलता नहीं है। ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट तो कर लेते हो और आप अच्छे रिजल्ट्स भी ले लेते हो, लेकिन रियलिटी के साथ वो उस तरह से नहीं मैच कर रहा होता जिस तरह से रियलिटी होती है एक्चुअल में। अच्छा, यानी कि उसके आप रिजल्ट्स को ना रियल सिचुएशन पे आप उस तरह से नहीं अप्लाई कर सकते। अच्छा, फील्ड एक्सपेरिमेंट्स कैन बी यूज टू अटेम्प्ट टू अकाउंट फॉर दिस वीकनेस। अब ये जो वीकनेस है ना, या ये डिसएडवांटेज है, इसको कम करने के लिए या इसकी भरपाई करने के लिए हम क्या करते हैं, फील्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं। फील्ड एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि आप एक्चुअल फील्ड के अंदर या एक रियल कंडीशन या रियल सिचुएशन क्रिएट करके, रियल एनवायरनमेंट क्रिएट करके रिजल्ट्स हासिल करो। अब फील्ड एक्सपेरिमेंट आ गया है। फील्ड एक्सपेरिमेंट क्या होता है, कहता है ये सिमिलर होता है लेबॉरेटरी एक्सपेरिमेंट के, बट हाउएवर ताहम इन दिस केस द लेबॉरेटरी मेथड इज अप्लाइड टू द रियल सिचुएशन। आप रियल सिचुएशन के ऊपर जाके ये सारी चीज़ें अप्लाई करते हो, यानी कि एक्सपेरिमेंट करते हो। मिसाल के तौर पर आपने हॉस्पिटल के अंदर रिसर्च करनी है ना, तो आप फिर हॉस्पिटल के अंदर अपने एक्सपेरिमेंट करना, तो आप ये नहीं कि आप लेबॉरेटरी के अंदर हॉस्पिटल की सिचुएशन या वो एलिमेंट्स को कंसीडर करके तो आप कर लो, वो लेबॉरेटरी एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। वो कहता है कि जब आप यही सारा एक्सपेरिमेंट उठा के किसी रियल हॉस्पिटल के अंदर जाके करें ना, ठीक है, तो वो फिर होगा फील्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, वो जो एक्चुअल सिचुएशन है या एनवायरनमेंट है उसके अंदर जाके करना फील्ड एक्सपेरिमेंट कहलाता है। फील्ड एक्सपेरिमेंट्स यूज्ड एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स। ये इसके अंदर फिर हम क्या करते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है जब आप फील्ड के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। कंट्रोल ग्रुप क्या होता है, वो ग्रुप जो हमारे कंट्रोल में होता है, जिसको हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देते, जिस पर एक्सपेरिमेंट नहीं करते। और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो जिस पर हम एक्सपेरिमेंट करके चेक कर रहे होते हैं कि हाउ बेसिकली सिचुएशन इफेक्ट या हाउ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट आवर डिपेंडेंट वेरिएबल। द कंडीशंस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप आर मैनिपुलेटेड। वही वाली बात कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर हम क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, यानी कि वो एक्सपेरिमेंट करते हैं उस पर।
और वो कहता है वाइल नो सच इंटरवेंशन अकर इन द कंट्रोल ग्रुप, और जो कंट्रोल ग्रुप है ना, जो हमारे कंट्रोल में है, उसको हम कुछ भी नहीं करते, ठीक है, उसको हम वो इंटरवेंशन देते ही नहीं है, ट्रीटमेंट देते ही नहीं है। द रिजल्ट्स ऑफ दीज टू ग्रुप्स आर कंपेयर्ड, जब ये हो जाता है ना, तो फिर वो कंट्रोल ग्रुप को रखने का क्या फायदा है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, कंट्रोल ग्रुप होता है, इन दोनों को बनाने का मकसद क्या होता है, इसको भी समझ लें। वो ये होता है कि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, अगर आप दोनों पर ही ट्रीटमेंट अप्लाई कर देंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि डिफरेंस है या नहीं है, या आपको कैसे पता चलेगा कि रिजल्ट्स क्या हैं। फिर उसका सोल्यूशन ये होता है कि एक ग्रुप हमने बना लिया एक्सपेरिमेंटल, यानी कि एक 5 लोगों का ग्रुप मिसाल के तौर पर हमने बना लिया एक्सपेरिमेंटल, उन 5 पर वो हम सिचुएशन अप्लाई कर देंगे, ठीक है, और 5 पर अप्लाई नहीं करेंगे। अब एक ग्रुप ऐसा है जो नॉर्मल है हमारे पास, जिस पर हमने वो सिचुएशन अप्लाई नहीं की, और एक ऐसा है जिस पर हमने सिचुएशन अप्लाई कर दी। जब रिजल्ट्स आएंगे ना, तो हम देखेंगे कि वो जो ग्रुप है ना हमारे पास, जिस पर हमने सिचुएशन अप्लाई नहीं की, जिसको ट्रीटमेंट नहीं दिया, उसके जो रिजल्ट्स हैं उससे कितने डिफरेंट हैं उस ग्रुप के रिजल्ट्स जिस पर हमने ट्रीटमेंट अप्लाई कर दिया है, या जिस पर हमने जिसमें हमने मैनिपुलेट किया है सिचुएशन को। तो फिर वो कहते हैं इनको कंपेयर किया जाता है दोनों रिजल्ट्स को, कि कितना बेसिकली रिजल्ट्स हमारे पास डिफरेंस हैं रिजल्ट्स के अंदर। द एक्सपेरिमेंट्स इन द हॉथॉर्न स्टडीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ फील्ड एक्सपेरिमेंट। हॉथॉर्न स्टडी जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, वो कहते हैं एक एग्जाम्पल है इसकी। नोटेबली एज द हॉथॉर्न स्टडीज मेड क्लियर मैनी फैक्टर्स कैन प्ले अ रोल इन फील्ड एक्सपेरिमेंट्स। डिफरेंट एलिमेंट, वो कहते हैं डिफरेंट फैक्टर्स या एलिमेंट्स हैं जो इसमें रोल प्ले कर सकते हैं, दैट रिसर्चर कैन नॉट कंट्रोल फॉर और माइट नॉट इवन थिंक अबाउट। वो कहते हैं कि वो जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, जब आप फील्ड के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, एक बात याद रखिएगा, उसमें आप हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसमें आपको बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है। अच्छा, फील्ड स्टडीज़ हैं नेक्स्ट, जो हमारे पास मेथड है या टेक्निक है वो है फील्ड स्टडी। फील्ड स्टडी क्या होता है, एक होता है फील्ड एक्सपेरिमेंट, एक होता है फील्ड स्टडी। फील्ड एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि उसमें आप लेबॉर्ट्री की तरह एक्सपेरिमेंट करते हो, लेकिन आप क्या करते हो, उसको रियल सिचुएशन के अंदर करते हो, यानी कि कंट्रोल सिचुएशंस के अंदर या कंट्रोल कंडीशंस के अंदर करते हो। रियल सिचुएशन में एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और एक कंट्रोल ग्रुप होता है। फील्ड स्टडी क्या होता है, इसमें आप क्या करते हो, मैनिपुलेट नहीं करते, यानी कि कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप नहीं बनाते। एक्चुअल सिचुएशन या एक्चुअल आप कह सकते हैं जो फील्ड है ना, उसमें जो चीज़ जैसे हो रही है उसको वैसे ही देखकर अपने रिजल्ट्स निकाल लेना, दैट इज़ फील्ड स्टडी। मिसाल के तौर पर हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं आप कुछ भी जो है वहाँ पर कंट्रोल नहीं करते, कुछ भी मैनिपुलेट नहीं करते, जो चीज़ जैसे हो रही है वैसे उसको आप अंडरस्टैंड करते हो, देखते हो, ऑब्जर्व करते हो और उसके रिजल्ट्स निकाल लेते हो, दैट इज फील्ड स्टडी। A field study can combine various survey methods to obtain a comprehensive picture। अब वो कहता है, अब अच्छा मैंने हॉस्पिटल की मिसाल दी है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की मिसाल भी हो सकती है। हॉस्पिटल भी वैसे ऑर्गेनाइजेशन ही होता है, आप इसको किसी कंपनी की फॉर्म में भी समझ सकते हो, किसी कंपनी के अंदर जाके आप स्टडी करते हो। अच्छा, वो कहता है जो फील्ड स्टडी होती है ना, आप इसमें डिफरेंट जो सर्वे मेथड्स हैं उनको कंबाइन कर सकते हो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेने के लिए। फील्ड स्टडीज ऑफन यूज क्वेश्चनायर, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन। इसमें डिफरेंट मेथड यानी कि क्वेश्चनायर भी यूज हो सकते हैं, इंटरव्यूज भी, ऑब्जर्वेशन भी एंड डॉक्यूमेंटल एनालिसिस भी आप करते हो। डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सप्लेनेटरी अप्रोचेस टू फील्ड स्टडीज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर। अब ये जो दो मेथड होते हैं रिसर्च के, एक होता है डिस्क्रिप्टिव मेथड, एक होता है एक्सप्लेनेटरी मेथड। वो कहते हैं इसको आप इसमें फ़र्क कर सकते हो। कैसे फ़र्क कर सकते हो, या इनको आप इनका जो पर्पज़ है ना, दोनों का पर्पज़ अलग अलग है, तो पर्पज़ ही बेसिकली इनको अलग अलग करने का या इनमें डिफरेंस करने का हमें मतलब बताएगा कैसे कर सकते हैं। अप्रोचेस टू फील्ड स्टडीज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर बेस्ड ऑन वेदर आ रिसर्चर जस्ट वांट्स टू गेट एन ओवरव्यू ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर रिसर्चर या आप चाहते हो कि आप डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ओवरव्यू लो, या आप उनको अंडरस्टैंड करना चाहते हो, जैसे कि एज, स्ट्रक्चर वगैरह, या फिर और हैज़ अजम्पशंस अबाउट कॉजल रिलेशनशिप। अगर आप कॉजल रिलेशनशिप करेंगे तो फिर आप एक्सप्लेनेटरी करेंगे। अगर आप जस्ट ओवरव्यू ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स करना चाहते हो तो फिर आप डिस्क्रिप्टिव करोगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर कॉजल के अंदर हाउ पे अफेक्ट्स मोटिवेशन, के जो पे हम देते हैं एम्प्लॉयज़ को वो किस तरह से मोटिवेशन पर अफेक्ट होती है। दीज टू अप्रोचेज कैन ऑल्सो भी कंबाइंड, इन दोनों को इकट्ठा भी यूज़ किया जा सकता है जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चनायर। क्वेश्चनायर क्या होता है, टू एड्रेस सम रिसर्च। अब ये भी रिसर्च करने का एक कह सकते हैं टेक्निक है।
To address some research concerns, it might be interesting to ask many people the same questions in the same order. जब आपने डिफरेंट लोगों से एक ही तरह के क्वेश्चंस पूछने होते हैं तो उस वक्त आप क्वेश्चनायर यूज करते हो. क्वेश्चनायर्स आर अ सूटेबल टूल फॉर दिस टास्क. इसके लिए आप क्वेश्चनायर बेहतर है. वो कहते हैं कि जब आपने एक ही तरह के क्वेश्चन डिफरेंट लोगों से पूछने होते हैं कि हाउ बेसिकली दे रिस्पॉन्ड ऑन द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस, हाउ डिफरेंट पीपल रिस्पॉन्ड ऑन द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो फिर आप क्या यूज करते हो? यू कैन यूज या यू शुड यूज क्वेश्चनायर फॉर दिस पर्पज. उसके बाद आइडियली क्वेश्चनायर्स आर सेंड टू द इंटरेस्टेड ग्रुप. अब जिन लोगों से आपने रिस्पॉन्स लेना होता है ना, उनको आप क्वेश्चनायर्स देते हो और उनसे रिस्पॉन्स लेते हो. दिस इज इंक्रीजिंगली. अच्छा, ये जो क्वेश्चनायर्स होते हैं ना, ये आप नहीं बनाते हैं. आपको वैसे तो ये बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं रिवाइज कर देता हूँ कि ये जो क्वेश्चनायर होते हैं ये आप नहीं बनाते. ये आपने जो चीज़ आपने देखनी होती है ना, या जिस चीज़ पर या जिस वेरिएबल पर आपने रिसर्च करनी होती है, रिजल्ट्स लेने होते हैं, उसके क्वेश्चनायर ऑलरेडी डेवलप्ड होते हैं. ठीक है, वो डेवलप किए होते हैं एक्सपर्ट्स ने. तो आप जस्ट उनको क्या करते हो, उनको परमिशन लेके यूज कर लेते हो. मिसाल के तौर पर अगर आपने कॉन्फिडेंस को देखना है तो कॉन्फिडेंस का क्वेश्चनर बना पड़ा है पहले ही मार्केट के अंदर. ठीक है, पहले फील्ड के अंदर वो डिजाइन कर दिया है एक्सपर्ट्स ने, तो आप जस्ट उनसे परमिशन लोगे और उसको यूज कर दोगे. ठीक है, तो क्वेश्चनर क्या होता है? बेसिकली क्वेश्चंस होते हैं कॉन्फिडेंस से रिलेटेड. अगर आपने कॉन्फिडेंस को फाइंड करना है तो उनका आपने आंसर लेना होता है. वो डिफरेंट तरीकों से होता है. उसमें मल्टीपल चॉइस यानी कि ऑप्शंस भी होते हैं, उसमें ट्रू फॉल्स भी होते हैं, या उसमें आपने रेट करना होता है चीज़ों को. तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं. उसके बाद दिस इज इंक्रीजिंगली डन ऑनलाइन सो दैट द डेटा आर इमीडिएटली. ज़्यादातर लोग ना इसको ऑनलाइन करते हैं, यानी कि आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हो. इसका फ़ायदा क्या होता है कि इमीडिएट आपको रिजल्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं और फिर उसको आप एवेल्युएट कर सकते हो. हाउएवर द रिस्पॉन्स रेट्स, इसका एक इशू ये है क्वेश्चनर का कि इसका रिस्पॉन्स रेट ना लो होता है. जब आप क्वेश्चनर सेंड करते हो तो बहुत सारे लोग हैं वो रिस्पॉन्स ही नहीं करते, विच थ्रेटन्स द रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ द सैंपल. फिर इससे जब लोग रिस्पॉन्स कम करेंगे ना, तो फिर इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है ना, वो कम हो जाती है, या वो इफेक्ट होती है. रिप्रेजेंटेटिवनेस क्या होता है कि अगर आप मिसाल के तौर पर मैट्रिक के स्टूडेंट्स पर करना चाह रहे हैं ना, तो अगर मैट्रिक के स्टूडेंट्स आपको पूरी तादाद में रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो फिर वो जो आपने क्वेश्चनर लेने हैं ना, या सैंपल जो लिया है, मिसाल के तौर पर आपने 1000 बच्चों पर, आपने 10,000 बच्चों पर करना था तो आपने 500 बच्चों का सैंपल लिया है. अगर वो 500 बच्चे आपने पूरे पंजाब से लेने हैं, मिसाल के तौर पर पूरे पंजाब से 500 बच्चा आपने लेना है, उनसे डेटा लेना है. अब हो सकता है कि वो जो 300 बच्चा है ना, वो आपको एक ही ज़िले से डेटा दे दे. ठीक है, एक ही ज़िले से डेटा दे दे, तो बाकी जो 200 है वो पूरे पंजाब से आपको मिले, तो ये सही रिप्रेजेंटेटिवनेस नहीं होगी. या फिर इस तरह से हो सकता है कि 300 बच्चा आपको रिस्पॉन्स कर दे एक खास ज़िले से, या 2 ज़िलों से, 2 डिस्ट्रिक्ट से, तो बाकी 200 रिस्पॉन्स ही ना करे. तो फिर क्या होता है? वो कहता है रिप्रेजेंटेटिवनेस नहीं होती, कि आपने बेसिकली पूरे पंजाब से बच्चों का डेटा लेना था, तो फिर आपने रिजल्ट्स को जनरलाइज करना है पूरे पंजाब पर. तो जब पूरे पंजाब से आपको डेटा ही नहीं मिलेगा तो फिर उसकी जो है बच्चों की ना रिप्रेजेंटेटिवनेस नहीं होती, सैंपल की रिप्रेजेंटेटिवनेस नहीं होती, तो वो फिर रिजल्ट्स अफेक्ट होते हैं. अच्छा, दस द वैलिडिटी ऑफ स्टडी इटसेल्फ, वैलिडिटी को भी इफेक्ट होता है. ठीक है, उसके बाद इंसेंटिव्स कैन, अब वो कहता है कि ये जो अगर आप रिस्पांस बढ़ाना चाहते हैं ना, रिस्पांस रेट, तो फिर आप उसको इंसेंटिव्स दे सकते हो. आप उनको कह सकते हो कि अगर आप हमारा स्टडी के अंदर पार्टिसिपेट करें तो आपको ये चीज़ ये इनाम दिया जाएगा. अच्छा, इन प्रिंसिपल्स द क्वेश्चनायर मेथड इज़ अ कॉस्ट एंड टाइम एफिशिएंट. इसका फ़ायदा ये होता है कि ये आपकी कॉस्ट भी बचाता है, ये मेथड जो क्वेश्चनायर वाला मेथड है, और ये एक ही टाइम पे बहुत सारे लोग, यानी कि आपका टाइम भी बचाता है, पैसा भी बचाता है, और एक ही टाइम पे बहुत सारे लोग इसमें रोल प्ले करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं. इन एनी केस द क्वेश्चनायर शुड कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर वैलिड एंड रिलायबल. वो कहता है कि जब आप क्वेश्चनायर यूज़ करते हैं ना, तो उसमें वैलिड इंस्ट्रूमेंट्स आपने यूज़ करने हैं, यानी कि वही आपने इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने हैं, वही क्वेश्चनर यूज़ करना है जो आपकी स्टडी से रिलेटेड हो, या उसके आपकी स्टडी को लेकर वैलिड और रिलायबल माना जाता हो. ये ना हो कि आप कोई भी उठा के लगा दें, तो वो सही नहीं होगा. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टेक्निक है रिसर्च की, वो है इंटरव्यूज़. इंटरव्यूज़ क्या होता है कि 1-to-1 क्वेश्चन करना, दैट इज़ इंटरव्यूज़. ठीक है, इंटरव्यू, और इसमें आप डेटा ही ले रहे होते हो. एनी अदर क्लासिक मेथड इज़ द इंटरव्यू. इंटरव्यू कैन डिफर इन द डिग्री ऑफ स्ट्रक्चर. इसमें 3 टाइप्स के आपके पास इंटरव्यू होते हैं, या तीन मेथड होते हैं इंटरव्यू करने के. द 3 टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़ कंसिडर्ड हेयर आर स्ट्रक्चर्ड. एक टाइप होती है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, दूसरा होता है जनाब सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, और थर्ड जो होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़. ठीक है, 3 टाइप्स के होते हैं. स्ट्रक्चर इंटरव्यू क्या होता है? स्ट्रक्चर इंटरव्यू बेसिकली सर्वेज आर द मोस्ट सिमिलर टू क्वेश्चनर सर्वेज बिकॉज
रिस्पोंडेंट इज ऑलवेज आस्क्ड अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन। ऐसा इंटरव्यू का मेथड इसमें आप सीक्वेंस वाइज चल रहे होते हैं, सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन कर रहे होते हैं, या आपने पहले से तय किया होता है कि हाउ बेसिकली यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम योर सब्जेक्ट्स। ठीक है, आपने पहले से डिसाइड किया होता है, एक तरतीब बनाई होती है, एक स्ट्रक्चर बनाया होता है कि आपने कैसे क्वेश्चन करने हैं, तो दैट इज स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। और सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है कि उसमें आपने स्ट्रक्चर भी बनाई होती है, लेकिन उसमें आपके पास चॉइस होती है कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को मोल्ड कर सकते हो, अपने हिसाब से चीज़ों को डेविएट कर सकते हो, या आप क्वेश्चन से क्वेश्चन निकाल सकते हो। ठीक है, उसमें स्ट्रक्चर भी आपने फॉलो करनी होती है, लेकिन उसमें आपको थोड़ी सी लीनियंसी होती है, उसमें थोड़ी सी आपको आज़ादी होती है कि आप अपने हिसाब से भी चीज़ों को लेकर चल सकते हो। उसके बाद अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू गिव द इंटरव्यू मैक्सिमम फ्रीडम टू एड्रेस जनरल एंड इंडिविजुअली रेलेवेंट टॉपिक्स। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी आपके पास स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होती, आप किसी भी तरीके से किसी भी टॉपिक पर बात शुरू कर सकते हो, या जनरल आप बता सकते हो कि हम इस डोमेन के अंदर बात करेंगे, तो उसमें फिर कोई भी किसी भी तरीके से बात हो सकती है, किसी भी एंगल से बात हो सकती है। दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। उसके बाद इंटरव्यूज कलेक्ट क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा हासिल करता है, दो तरह का डेटा होता है हमारे पास रिसर्च के अंदर, याद रखिएगा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव डेटा वो डेटा जो नंबर्स की फॉर्म में आपको मिलता है। ठीक है, ऐसा डेटा जो नंबर्स की फॉर्म में मिलता है, क्वांटिटी की फॉर्म में मिलता है, दैट इज क्वांटिटेटिव डेटा। और ऐसा डेटा जो आपको नंबर्स की फॉर्म में नहीं मिलता, ठीक है, दैट इज क्वालिटेटिव। जो आपको स्टेटमेंट्स की फॉर्म में मिलता है, जो आपको आप कह सकते हैं कि वर्बली मिलता है, दैट इज क्वालिटेटिव डेटा। अच्छा, इंटरव्यू क्वालिटेटिव डेटा दैट हैज मोर और लेस स्ट्रक्चर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंटरव्यू। ये स्ट्रक्चर भी हो सकता है और अनस्ट्रक्चर भी हो सकता है, ये डिपेंड कर रहा होता है इंटरव्यू पर। The answer to an interview can be used to compare data collected by other means। अब वो जो आपको इंटरव्यू के थ्रू डेटा मिलता है, आप फिर उसको दूसरे वेज से या मेथड से आपने जो डेटा इकट्ठा किया होता है उससे कंपेयर कर सकते हैं या करते हैं। इंटरव्यूज आर ऑफन यूज्ड एज एन एक्सप्लोरेटरी टूल इन एन अर्ली रिसर्च फेज। ये जो अर्ली फेज होता है ना आपका रिसर्च का, उसमें आप एक्सप्लोरेटरी टूल के तौर पर, यानी कि एक्सप्लोर कर रहे होते हैं चीज़ों को, उस टूल के तौर पर आप इसको यूज़ करते हैं। या फिर अगर आपने डीप रिजल्ट्स हासिल करने हैं तो या डेप्थ में जाना होता है, डीप अंडरस्टैंडिंग करनी होती है, तो उसमें हम यूज़ करते हैं। दिस वाज द केस विद द सरप्राइजिंग रिजल्ट्स ऑफ द हॉथॉर्न स्टडीज़। और यही वाला केस वो कहते हैं हॉथॉर्न स्टडीज़ के अंदर भी हुआ था, जिसमें इस मेथड को यूज़ किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है हमारे पास ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ये रिसर्च टेक्निक है, ये रिसर्च मेथड है जिसमें हम जिसको यूज़ कर रहे होते हैं। द बिहेवियर एग्जिबिटेड बाय सब्जेक्ट्स अलाउ फॉर रिसर्चर टू ड्रॉ कंक्लूजन्स अबाउट देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स। जो बिहेवियर जो सब्जेक्ट्स हमारे या पार्टिसिपेंट्स क्या कर रहे होते हैं, वो शो कर रहे होते हैं जो बिहेवियर, उसको अंडरस्टैंड करते हुए उसको देखकर कंक्लूजन निकालना, दैट इज ऑब्जर्वेशन। देयरफॉर द मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द नेचुरल वर्क सिचुएशन कैन बी यूज्ड टू वैलिडेट सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स। जब आपने जो क्वेश्चनर वगैरह या आपने इंटरव्यू वगैरह किए होते हैं ना, उससे जो आपको डेटा मिलता है ना, अब आप उस डेटे को ऑब्जर्वेशनल डेटा के साथ क्या कर सकते हो, कंपेयर करके वैलिडेट कर सकते हो कि आया कि ये रिजल्ट्स ठीक हैं या नहीं हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा कहता है कि मैं स्ट्रेस के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं करता, तो फिर आप उसको देखोगे कि वो वाकई स्ट्रेस के अंदर कैसा परफॉर्म करता है, एक्चुअल उसकी ऑब्जर्वेशन करोगे, तो फिर जो रिजल्ट्स आपको मिलते हैं ऑब्जर्वेशन से, फिर आप उसको क्या करते हो, कंपेयर करते हो उसके साथ, तो आपको पता चल जाता है। अच्छा, ऑल्सो बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन ऑफन प्रोवाइड बेटर इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ कंडीशन। ऑब्जर्वेशन आपको बिहेवियर और कंडीशंस के दरमियान में बेहतर तौर पर बता देती है कि रिलेशनशिप क्या है। दैन इन द पॉसिबल सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स, क्वेश्चनर के मुकाबले में या सेल्फ रिपोर्ट मेजर के मुकाबले में आपको ऑब्जर्वेशन बेहतर बता देती है। ऑब्जर्वेशन कैन बी ओवर्ट, दो तरह की ऑब्जर्वेशन हो सकती है। कैन बी ओवर्ट, ओवर्ट का मतलब होता है दोज ऑब्जर्व्ड नो अबाउट द ऑब्जर्वेशन, जिनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, जिनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उनको पता हो कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज ओवर्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, वो लोग जिनको हमने ऑब्जर्व करना होता है अगर उनको पता हो, दैट इज ओवर्ट। ओवर्ट का मतलब होता है जो जाहिर हो, ठीक है, जो नजर आ रहा हो। और कोवर्ट ऑब्जर्वेशन क्या होती है, जिसमें उनको पता ना हो कि ऑब्जर्वेशन हो रही है, यानी कि छुप के ऑब्जर्वेशन करना। मिसाल के तौर पर वाया सर्वेलेंस कैमराज के थ्रू ऑब्जर्व करना। अच्छा, इन द लेटर केस द बिहेवियर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑब्जर्वेशन इटसेल्फ। ऑब्जर्वेशन से वो कहते हैं बिहेवियर लाजमी नहीं कि उससे इन्फ्लुएंस हो ज़्यादातर। हाउएवर एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द मेथड देन प्ले अ ग्रेट रोल। एथिकल जो एस्पेक्ट्स है ना उस मेथड का जो आप यूज़ कर रहे हैं, वो ज़्यादा रोल प्ले कर सकता है बिहेवियर चेंज में।
उसके बाद एनालाइजिंग डॉक्यूमेंट्स। एनालाइजिंग डॉक्यूमेंट्स एक और टेक्निक है हमारे पास रिसर्च की। जब आप रिसर्च कर रहे हो तो ना एनालाइजिंग डॉक्यूमेंट के अंदर आप कैसे देखते हो, मतलब रिसर्च कैसे करते हो। आपके पास पहले से डॉक्यूमेंट्स जो मौजूद होते हैं, आपके पास मौजूद हों या कहीं और मार्केट में मौजूद हों या किसी फील्ड के अंदर या किसी जगह पर या किसी इदारे के अंदर, उसको एनालाइज करके रिजल्ट्स निकालना, दैट इज एनालाइजिंग डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स आर कंप्लीटली डिफरेंट सोर्स ऑफ डेटा देन इंटरव्यूज। यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं पहले से, उनके थ्रू डेटा कलेक्ट करना और रिजल्ट्स निकालना, दैट इज डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट्स एनालिसिस। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशंस मे हैव न्यूमरस डॉक्यूमेंट्स दैट हैव बीन क्रिएटेड फॉर वेरिंग रीजंस। यानी कि डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं, वो आपके मीटिंग्स के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, वो आपके एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, वो आपकी प्रोडक्शन के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। इसके अलावा यानी कि जितने किस्म के भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, उन सबको इकट्ठा करके उनको एनालाइज करना और रिजल्ट्स निकालना, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, दैट इज डॉक्यूमेंट्स एनालिसिस। जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, जब हम किसी भी रिसर्च की बात करें, जो रिसर्च जिस जगह पर हो रही है ना, उस तरह के डॉक्यूमेंट्स की बात होगी। In addition to documents coming directly from the organization, industry reports or research reports from outside agencies may be relevant source of information। या मतलब डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है कि कैसे मतलब रेलिवेंट हो सकते हैं। उसके बाद केस स्टडीज़ की बात कर लेते हैं। केस स्टडी क्या होता है? एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को या पर्टिकुलर केस को सामने रखते हुए आगे बढ़ना, दैट इज केस स्टडी। Case studies aim to examine the activities or behavior of individuals or groups within an organization in detail। डिटेल के अंदर किसी इंडिविजुअल को या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को स्टडी करना, दैट इज केस स्टडी। केस स्टडीज में फॉर एग्जांपल एम टू कैप्चर अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर और टू बेटर अंडरस्टैंड द कॉजेज ऑफ अ पर्टिकुलर आउटकम। जब आप केस स्टडी की बात करें ना, तो आप ऑर्डर वाइज या सीक्वेंस में या तमाम चीज़ों को स्टडी कर रहे होते हो, हर चीज़ को स्टडी कर रहे होते हो जब आप किसी चीज़ को फोकस करते हो। केस स्टडी की एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देता हूँ। केस स्टडी मिसाल के तौर पर आपने देखा है कि एक बंदा जो है ना, एक बंदा जो है या एक इंडिविजुअल जो है, वो बहुत कम सोता है, ठीक है, उसको नींद ही नहीं आती। अब उसको नींद ना आना वो आपके लिए एक सब्जेक्ट बन गया और वो आपके लिए केस स्टडी बन गया, ठीक है। वो एक पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल है कि वो उसको नींद ही नहीं आती, तो वो आपके लिए केस स्टडी होगा। आप उसकी हर चीज़ को, रूटीन को फॉलो करोगे, उसकी हर ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट्स को आप स्टडी करोगे, उसकी तमाम चीज़ों को देखते हुए आप आगे बढ़ोगे, दैट इज़ योर केस स्टडी। इसी तरह से आप एक से ज़्यादा इंडिविजुअल्स को भी देख सकते हो केस स्टडी के तौर पर। अ केस स्टडी कैन देन प्रोवाइड द बेसिस फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। फिर आपको ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या करता है? बेस फ्राहम करता है, बेस फ्राहम करती केस स्टडी। उसके बाद एक्शन रिसर्च और लास्ट पॉइंट है हमारे पास। एक्शन रिसर्च क्या होती है? द आइडिया ऑफ एक्शन रिसर्च गोज बैक टू कर्ट लुवेन। ये एक्शन रिसर्च कर्ट लुवेन ने दिया था कॉन्सेप्ट, ठीक है। एंड एम्स टू सॉल्व एवरीडे प्रॉब्लम्स। और ये बेसिकली एवरीडे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता था कि कोई प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ी है, ठीक है, उससे रिलेटेड आप सोल्यूशन निकालो और उसको अप्लाई कर दो, दैट इज एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च रेफर टू द एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड ऑफ द फैक्ट गैदरिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन टू अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। किसी खास प्रॉब्लम पर आप साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करो। द पर्पज इज टू अचीव एप्लीकेबल सोल्यूशन, ठीक है, मतलब कि वो प्रॉब्लम का ऐसा सोल्यूशन निकालें जिसको अप्लाई करके उस प्रॉब्लम को खत्म किया जा सके, दैट इज एक्शन रिसर्च। द प्रोसेस इज पार्टिसिपेटिव प्रोसेस होता है। एम्प्लॉयज आर इन्वाइटेड टू एक्ट, यानी कि लोगों को बोला जाता है कि आप इसमें आए, एक्ट करें, पार्टिसिपेट करें। एज अ को रिसर्चर्स टू सिस्टमेटिकली इन्वेस्टिगेट हाउ अ टारगेट स्टेट कैन बी अचीव्ड। किस तरह से हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। अच्छा, द रिजल्ट्स विल देन बी कम्युनिकेटेड टू दोज इन्वॉल्व इन द चेंज प्रोसेस टू गेट फीडबैक एंड पॉसिबल इम्प्रूव द सोल्यूशन। फिर जो रिजल्ट्स होते हैं उनको कम्युनिकेट किए जाते हैं और फिर क्या किया जाता है? फीडबैक लेके उसको इम्प्रूव किया जाता है, ठीक है। यानी कि एक्शन रिसर्च के अंदर क्या होता है कि आप सोल्यूशन निकालते हो, अगर तो वो बेहतर सोल्यूशन है तो आप उसको अप्लाई कर देते हो, अगर उसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हो तो फिर आप उसको मजीद इंप्रूव करते चले जाते हो। देयरफॉर यही वजह है कि व्हेन कैरिंग आउट एक्शन रिसर्च, जब आप एक्शन रिसर्च कर रहे हो, अ प्लान शुड नेवर बी कंप्लीटली फिक्स एट द स्टार्ट। वो कहता है कि आप स्टार्ट में ही चीज़ों को फाइनल नहीं कर दोगे, ठीक है। एक्शन रिसर्च जब आपने करनी है तो आप स्टार्ट में ही चीज़ों को फाइनल नहीं कर दोगे कि मैंने यही करना है। कहता है कि आपने इस चीज़ का मार्जिन रखना है कि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओ, जब आपको रिजल्ट्स मिले तो आप उनको इंप्रूव कर सको, अगर वो अच्छे रिजल्ट्स ना हो। इंस्टेड इट शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू रिस्पॉन्ड फ्लेक्सिबली एज द फीडबैक प्रोसेस प्रोवाइड्स न्यू इनसाइट्स।
आपके पास कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, जब आपके पास रिजल्ट्स आएँ कि आप उनको बेहतर कर सको, इम्प्रूव कर सको और आगे बढ़ सको। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर रिसर्च के से रिलेटेड कि आप किस तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अच्छा, ये जो रिसर्च की बात हुई है ना, ये तो हम चूँकि पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को लेके। रिसर्च जो होती है ना सेम तरह से ही होती है, हर एक ही तरह से रिसर्च होती है। आप जिस भी जगह पर करेंगे, जिस भी फील्ड के अंदर करेंगे, बस फ़र्क ये है कि आपने अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करनी है तो आपने ऑर्गेनाइजेशन को कंसिडर करना है। अगर आपने हॉस्पिटल के अंदर करनी है तो आप हॉस्पिटल को कंसिडर करोगे। अगर आपने मेंटल पेशेंट्स पे करनी है या मेंटल हेल्थ पे करनी है तो आप मेंटल हेल्थ को कंसिडर करोगे। ठीक है, तो रिसर्च एक ही तरह से होती है, प्रोसेस एक ही होता है, बस ये है कि जो फोकस है या फील्ड है वो चेंज होती चली जाती है। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।